हाँ, देखो आज ये सिचुएशन पढ़ेंगे हम लोग कि एक घर्षणहीन सरफेस है, फ्रिक्शनलेस है और इस पे 3 ब्लॉक है और ये ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे वही स्थिति कनेक्टेड ही बोलेंगे। तो एक मास हो गया m1, एक मास हो गया m2 और एक मास हो गया m3। हम इस m1 वाले मास पे फोर्स लगा रहे हैं F। ये अप्लाइड फोर्स है। तो सिचुएशन को समझते चलते हैं इसी वक्त। ये 3 ब्लॉक है m1, m2, m3 और तीनों स्ट्रिंग से क्या है, कनेक्टेड है। जो ये स्ट्रिंग है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये मासलेस है, मासलेस कंसीडर किया जाता, मान लेते हैं कि मासलेस है। और ये स्ट्रेचलेस है। स्ट्रेचलेस मतलब खींचने पे स्ट्रिंग में एक्सपेंशन नहीं होता है। ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो फिक्स्ड है। तो ये सिचुएशन है। 3 ब्लॉक हैं जिनके मास m1, m2, m3 है और ये मास क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एक स्ट्रिंग के द्वारा। और वो स्ट्रिंग है मासलेस है और स्ट्रेचलेस है। स्ट्रेचलेस होने का फ़ायदा ये है कि जब फोर्स लगाओगे तो ये फोर्स सब पर इक्वल लगेगा। यानी ये डोरी जो यहाँ बधी हुई स्ट्रिंग एक्सपेंड नहीं होगी, फोर्स एग्जर्ट करेगी। अब जो पहला वाला ब्लॉक है ये दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेगा और दूसरा वाला पहले पे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन एवरी एक्शन। तो T1 का T2 पर फोर्स लगेगा और T2 का T1 पर। और अकॉर्डिंग टू रूल ये हमेशा होने चाहिए इक्वल। एक्शन और रिएक्शन क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो अगर T1 एक्शन है तो T1 रिएक्शन भी होगा। यहाँ पर M2 M3 पे फोर्स लगा रहा है, यस, तो ये T2 हो गया और इधर से जो फोर्स लगेगा वो भी T2 होगा। ठीक है, हाँ, इसको T1 T2 T3 मान लेते हैं ऐसे। तो ये हो गया एक सिचुएशन। और ये फ्रिक्शनलेस है। अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो घर्षण की वैल्यू 0 हो जाएगी फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं। तो इनके मोशन का अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है। ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट केस हम लोगों को फाइंड करना होता है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है। अगर मोशन हो रहा है तो मोशन का एक्सेलरेशन क्या है। तो जो एक्सेलरेशन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स बाई मास। तो यहाँ फोर्स कितना अप्लाई किया गया, F, और टोटल मास कितना है, m1, m2, m3। m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो गया। इसके बाद हम लोगों को फाइंड करना होता है कि जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो कितना है, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का टेंशन फाइंड करना है। क्या ये सिचुएशन स्पष्ट है। इस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स है, जैसे इसका वेट है, वेट तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा, जो रिएक्शन है वो अपवर्ड होगा। तो जो रिएक्शन है यहाँ पे और जो वेट है वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, जस्ट अपोजिट हैं और इक्वल होंगे। तो जो परपेंडिकुलर फोर्सेज यहाँ बनेगा उसका मोशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप बना लीजिए, फिर इसके आगे का एक एक करके सॉल्व कराते हैं आपको। तो जो टेंशन है स्ट्रिंग की, उसमें से T1 T2 M1 M2 के बीच में है, T2 T3 M3 M2 के बीच में है। लेकिन ये T1 का रिएक्शन T2 है और T2 का रिएक्शन T1 है, इसलिए इक्वल हो जाएंगे। यहाँ T2 T3 आपस में इक्वल होगा। और जो कनेक्टेड मोशन होता है, उस कनेक्टेड मोशन की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, जो बिगेस्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा।
कनेक्टेड मोशन की ये सबसे अच्छी विशेषता यही है कि जो एक्सेलरेशन है वो सभी बॉडीज़ का एक ही होगा, जितने ब्लॉक हैं, क्योंकि सब एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए सबका एक्सेलरेशन एक जैसा होगा। तो अब इसमें से अगर मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट वाला जो T1 है टेंशन वो T2 के होगा बराबर, लेकिन T1 T2 की वैल्यू क्या होगी? तो देखो जो ये फोर्स यहाँ आपने अप्लाई किया है, इस फोर्स का ये रिएक्शन है, तो जो T2 T1 पर फोर्स लगेगा वो किसके द्वारा लगेगा? M2 और M3 ब्लॉक के द्वारा लगेगा। तो ये होगा M2 प्लस M3 और इनटू एक्सीलरेशन A, एक्सीलरेशन का मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सीलरेशन की वैल्यू ये है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ से और स्पष्ट अगर आप चाहो तो इसको M2 प्लस M3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू F लिख सकते हो आप। और इस फॉर्मूले को अगर आप देखो तो एक बात समझ में आती है कि जिस रेशियो में मास है उसी रेशियो का फैक्टर में क्या बनेगा? फोर्स भी बनेगा। ठीक ऐसे दूसरे तीसरे टेंशन की अगर बात करें T2 T3, तो T2 जो है वो T3 के इक्वल होगा, इक्वल हो जाएगा। जो T2 T3 के इक्वल उसकी वैल्यू कितनी होगी? यस, तो इस T2 T3 पे जो फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा वो M3 ब्लॉक के द्वारा, तो होगा M3 इंटू A। और जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू लिख सकते हैं F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 और M3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू F। यस, तो जो M3 का रेशियो बनेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ फोर्स लगेगा। तो ये हो गए आपके टेंशन फोर्स। ठीक है, इन्हें आप नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिएगा एक्सेलरेशन कनेक्टेड मोशन में इक्वल होता है और उसी एक्सेलरेशन का यूज़ करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ में, तो हमको फोर्स मिल जाएगा हर सिचुएशन का। नोट कर लीजिए। खींचते पुल्ली घिरनी हिंदी बोलते हैं ना, और ऐसे ट्रांसफार्मर ऊपर ले जाना होता है तो ऐसे लगाते हैं, एक तरफ से चेन से खींचते उसको चेन पुल्ली। हाँ, चेन पुल्ली। तो ये माइंड का टेंशन, माइंड में जो होता है उसको टेंशन है, उसको स्ट्रेस कहते हैं। फर्स्ट टाइम जब पढ़े थे तब। हाँ, तो देखो जो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम है इसमें हम एक पहला केस बता रहे हैं आपको, कई केस इसमें बनेगा, उसमें से फर्स्ट केस ये हम लेते हैं, इजी केस है कि ये मान लो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है और इस फ्रिक्शनलेस सरफेस के दोनों सिरों पर पुल्ली लगी हुई है। यहाँ भी पुल्ली है और यहाँ भी पुल्ली है, ऐसे। ठीक है, और एक मास यहाँ पे रखा हुआ है जो कि टेबल पर है, इसे मान लेते हैं कैपिटल M। इस पुल्ली से स्ट्रिंग गुजर रही है जो इस मास से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ भी पुल्ली ऐसे मास से कनेक्टेड है, और यहाँ एक मास हैंग किया हुआ है जिसका वैल्यू मान लेते हैं M1 है, और दूसरी तरफ पुल्ली से भी एक मास कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू M2 है। और ये सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस है। सरफेस कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। अब इसका FBD एक एक करके हमें बनाना होगा, लेकिन FBD एक एक ब्लॉक का बनाओगे पहले सभी फोर्सेस को यहाँ दिखाते हैं कि कौन सा फोर्स कहाँ पे है। तो फर्स्ट केस में देखो इसका वेट जो M1G है वो इस डायरेक्शन में काउंट करेगा डाउनवर्ड। इस वेट के अपोजिट में क्या लगेगा? टेंशन। इमेजिन T1 है, जो टेंशन यहाँ है वही टेंशन यहाँ भी लगेगा। ये दोनों साइड में टेंशन होगा इक्वल। क्यों? क्योंकि जो पुल्ली है वो क्या है? फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस पुल्ली, पुल्ली भी फ्रिक्शनलेस है, सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है। यहाँ जो रिएक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में और इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर करे।
जो M2 है, इस M2 ब्लॉक का जो वेट है M2G वो डाउनवर्ड होगा और इसका टेंशन इधर लगेगा, मान लिया हमने T2 है। जो टेंशन यहाँ है वही टेंशन यहाँ भी होगा T2। दोनों तरफ ब्लॉक जो स्ट्रिंग है वो सेम है, सेम स्ट्रिंग के लिए जो टेंशन होता है वो सेम होता है। अब इसको हमें मूव कराना है तो किसी एक डायरेक्शन में मूव कराएंगे। तो इमेजिन करते हैं कि इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, यानी ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर इस डायरेक्शन में मोशन होगा तो एक्सेलरेशन होगा। अब एक कनेक्टेड सिस्टम है और कनेक्टेड सिस्टम की विशेषता क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो हर ब्लॉक का सेम होगा। तो यहाँ जितना एक्सेलरेशन बनेगा उतना एक्सेलरेशन यहाँ भी होगा और इस दूसरे वाले ब्लॉक के लिए भी एक्सेलरेशन सेम होगा। अब हमें एक एक का FBD बनाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो हम इसे डिस्कनेक्ट करेंगे और इजीली सॉल्व करेंगे। बट सबसे पहले हम अगर ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन है कितना, एक्सीलरेशन, तो इस एक्सेलरेशन के लिए हमें किसी FBD की ज़रूरत नहीं है, कॉमन अप्रोच रखते हैं इसके लिए। कॉमन अप्रोच क्या है, कितना फोर्स बन रहा है और टोटल मास कितना उसके साथ कनेक्टेड है। तो जो मोशन होगा उस मोशन के लिए रीजनेबल जो फोर्सेज है वो कौन है, M1G है और M2G है। यही दो रीजनेबल फोर्स हैं जो मोशन क्रिएट कर सकते हैं। बाकी ये तो ब्लॉक रखा हुआ टेबल पे, ये मोशन क्रिएट नहीं करेगा। तो जो फोर्स M1G है और M2G है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये मोशन जनरेट हो रहा है। अब इसमें से चूँकि मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1 की ओर है, अगर M1 की ओर मोशन है तो इसका मतलब M1G जो है फोर्स वो ग्रेटर है किससे, M2G से। तो इन दोनों का नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा M1G और माइनस M2G। क्योंकि ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड जा रहा है ब्लॉक, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के जस्ट क्या बन रहे हैं, अपोजिट। और बाई टोटल मास कितना कनेक्टेड है, तो टोटल मास में एक मास है M1, एक है M2 और जो ये ब्लॉक रखा हुआ है इसका भी मास कैपिटल है M3। कनेक्टेड होने की वजह से ये सब जुड़ गए। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है उसमें से G कॉमन ले लें तो M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M। इस फॉर्मूले के द्वारा हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम के ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या है। ये बात क्लियर है। अब इसके बाद इस टेंशन को फाइंड आउट करना होगा, टेंशन कितना है। तो इस T1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो टेंशन है इन स्ट्रिंग्स, उसमें फर्स्ट लेते हैं इस ब्लॉक को। अगर यहाँ से हम इसको डिस्कनेक्ट कर दें तो जो M1G है वो जस्ट किसके अपोजिट है, T1 के। तो जो फर्स्ट केस में बनेगा यानी ब्लॉक M1 के लिए अगर यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं तो दो फोर्सेज हमको दिख रहे हैं M1G और T1, और इन दोनों के कारण क्या हो रहा है यहाँ, मोशन। तो M1G और माइनस T1 इट मस्ट बी इक्वल टू M1 इंटू A। यही तो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से अगर आप चाहो T1 की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो जो फर्स्ट का टेंशन इस M1A को इधर ले लेंगे। तो M1G माइनस M1A, दोनों में M1 कॉमन हो जाएगा, बच रहा है G माइनस A। हाँ अब किसको किस में से घटाएं, सब ये प्रॉब्लम है ना। तो देखो जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा माना जाता है। हाँ तो इस डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो इस डायरेक्शन का फोर्स ग्रेटर होगा और उसके अपोजिट वाला फोर्स लेस होगा, तो ग्रेटर में से लेस को घटाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन के फोर्स में से उसके अपोजिट वाले फोर्स को लेस करेंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो टेंशन T1 जो हमको मिल रहा है वो क्या मिला, M1 इंटू G माइनस A। अब हमको एक्सेलरेशन अगर यहाँ से पता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करके हम इस टेंशन T1 का मान निकाल सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम? ये हो गया। सेकंड, अगर हम ब्लॉक M2 की बात करें तो जो ब्लॉक M2 है, ये ब्लॉक M2 किधर को मूव करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मोशन होगा अपवर्ड। तो जो अपवर्ड मोशन है उसमें तो फिर इंक्रीज T2 होगा, और T2 से किसको लेस करेंगे? M2G को। M2G को देखो मोशन है, जैसे ये ब्लॉक नीचे आएगा, अगर ब्लॉक M1 नीचे आ रहा है तो जो ब्लॉक M2 है वो क्या होगा? अपवर्ड होगा, ऊपर जा रहा होगा। जो ऊपर जा रहा होगा तो इस डायरेक्शन का फोर्स T2 है, और उस T2 में से इस मोशन के अपोजिट जो फोर्स लग रहा है M2G, उसको लेस कर देंगे। तो लिखेंगे T2 माइनस M2G और इज इक्वल टू M2 इंटू A, दैट इज एक्सेलरेशन। अब हमको T2 फाइंड आउट करना है, तो हम M2G को ट्रांसफ़र कर देंगे, हो जाएगा M2G प्लस M2A, और दोनों में M2 यस M2 कामा ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया। तो आप टेंशन T1 भी फाइंड कर सकते हो, T2 भी फाइंड कर सकते हो। उसके लिए फर्स्ट आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना। क्या? नहीं, ऐसा कोई लॉजिक तो अभी यहाँ नहीं लगा है। अभी तो सिर्फ मोशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो उसी में से उसके मोशन के अपोजिट वाले फोर्सेस को घटाना है, ये लॉजिक है। तो ये T2 हो गया। अब हमको एक्सेलरेशन पहले से फाइंड आउट करके रखना, इसमें वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। हाँ, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर ये पुल्ली है और इसको इधर भी प्रेशर पड़ रहा है, इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, तो टोटल पुल्ली पर कितना फोर्स पड़ेगा? तो जो पुल्ली का फोर्स है वो हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ सॉल्व कर दें। देखो, थर्ड है प्रेशर एट पुल्ली। पुल्ली पर कितना प्रेशर पड़ेगा? तो पुल्ली पर जो प्रेशर होगा वो इधर T2 भी है, इधर से भी T2 है, दोनों यहाँ पर एक्टिव है। तो ऐसे में जो पुल्ली का प्रेशर T होगा वो किसी एक का डबल कर दो। जैसे इस डायरेक्शन के लिए पुल्ली अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2T2, और उस डायरेक्शन की पुल्ली को लेंगे तो 2T1, और जो T1 T2 उसी का डबल कर देंगे। तो यहाँ जो प्रेशर पड़ने वाला है वो T2 का डबल होगा, और जो फर्स्ट पुल्ली पे पड़ रहा है वो T1 का डबल होगा। ठीक है, और इन्हीं सिचुएशंस के द्वारा हम इस ब्लॉक सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो भी पूछेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि कनेक्टेड मोशन में एक्सेलरेशन हर ब्लॉक का एक होगा, इक्वल होगा। कनेक्टेड में, अगर कनेक्टेड है तभी ऐसा होगा। दूसरा, सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यूज नहीं करनी। अगर फ्रिक्शन होता तो फिर और मायने बदल जाते इक्वेशन के, उसमें फ्रिक्शन भी ऐड करना पड़ता हमें। नेक्स्ट, उसके बाद ध्यान में रखना है हमें कि इस ब्लॉक सिस्टम को जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले क्या फाइंड करिएगा? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है टोटल फोर्स बाय टोटल मास। ये रिजल्ट कभी मत भूलिएगा। फर्स्ट टाइम पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर उसके बाद जो निकालना है आपको सब आ जाएगा इजीली। तो सबसे पहला काम क्या फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकल में? एक्सेलरेशन, फिर उसके आगे सॉल्व करिए। नोट कर लीजिए इसे। अब इसके बाद हम लोग इंक्लाइनेड प्लेन पे जो पुल्ली पढ़ते हैं, इंक्लाइनेड प्लेन पे पुल्ली कैसे? इस तरीके का सिचुएशन है, और इस पे एक ब्लॉक है, और इसके इस सरफेस पे पुल्ली लगी है, और इस पुल्ली से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और इस स्ट्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में एक ब्लॉक और कनेक्टेड है ऐसे ऐसे। तो दो ब्लॉक हो गए। इस ब्लॉक का मास हमने मान लिया क्या है? M1, और इस ब्लॉक का मास है M2। चाहे इसको M1 मान लो, इसको M2 मान लो, एज यू विश।
तो ये पुल्ली लगी हुई है, इस पुल्ली के लिए दो मास इस तरीके से कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग के द्वारा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि किस डायरेक्शन में मोशन होगा, M1 के डायरेक्शन में होगा कि M2 डायरेक्शन में, तो ये कैसे डिसाइड करोगे कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अगर हम यह भी आपसे कह दें कि जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना कंडीशन ऑफ मोशन है। इसमें अगर हम आपको एक केस देते हैं M1 इज लेस देन M2, M1 इज लेस देन M2, जो M1 की वैल्यू वो M2 से कम है, तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा, M2 डायरेक्शन में कि M1 डायरेक्शन में, M2 डायरेक्शन में। देखो फर्स्ट आंसर सभी लड़कों का यही होता है कि M2 डायरेक्शन में मोशन होगा, बट ऐसा है नहीं, बता रहे हैं।